नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात गुजरात की। विजय रूपानी के इस्तीफ़ा के 24 घंटे में गुजरात के नए वज़ीर आला पर फैसला हो गया। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को रियासत का अगला सीएम चुना है। चौंकाया इसलिए क्योंकि पहली बार एमएलए बने पटेल का नाम वज़ीर आला की रेस में एक बार भी सामने नहीं आया था। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के बाद पार्टी के ऑब्जर्वर नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का कायद चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तरक्की का जो काम बाकी हैं उन्हें बिना रुके आगे बढ़ाएंगे। हम तंजीम को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भूपेंद्र पटेल रियासती गवर्नर से भी मिले। पार्टी के रियासती सदर CR पाटिल ने बताया कि भूपेंद्र पटेल पीर के रोज़ गुजरात के नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके साथ कोई और हलफ नहीं लेगा क्योंकि डिप्टी सीएम के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हलफ बर्दारी की तकरीब दोपहर 2:20 पर राजभवन में होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने वाले विजय रूपानी ने ही लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र भाई पटेल के नाम की तजवीज़ रखी। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इसकी हिमायत की। इसके बाद लेजिस्लेचर पार्टी ने पटेल के नाम को मंजूरी दी। भूपेंद्र पटेल ने 2017 से असेंबली इंतखाबात में अहमदाबाद ज़िले के घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,75,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। उनके ओपोनेंट रहे कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 57,902 वोट ही मिले थे। पहली बार एमएलए बने पटेल को अब पार्टी ने रियासत की कमान सौंप दी है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि टेस्टिंग की तारीख या कोरोना की तस्दीक होने के 30 दिन के अंदर अगर कोई शख्स फौत होता है तो उसे कोविड डेथ माना जाएगा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वजारत सेहत और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड से मुतालिक अमवात के लिए सरकारी दस्तावेज जारी करने के लिए गाइडलाइंस तैयार की हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में मरकजी हुकूमत को फटकार लगाई थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने यह हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी अस्पताल या किसी दूसरे मरीज की देखभाल की जगह पर वहाँ पे भर्ती होता है और फिर उसकी मौत हो जाती है तो इसको कोविड की मौत माना जाएगा। मरकजी हुकूमत ने मजीद बताया कि जहर लेना, खुदकशी, कत्ल और हादसे से होने वाली अमवात को कोविड डेथ करार नहीं दिया जाएगा, भले ही जान गंवाने वाला शख्स कोरोना का शिकार हो। कोविड-19 मौत के लिए सरकारी दस्तावेज जारी करने के लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में एक एडिशनल ज़िला कलेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एक एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर, प्रिंसिपल या मेडिकल कॉलेज के महकमे तिब के सरबराह अगर कोई ज़िले में मौजूद हैं तो वो शामिल होंगे। गाइडलाइंस में कमेटी की जानिब से अमल में लाए जाने वाले तरीक़ेकार पर भी रोशनी डाली गई। मुतवफ़ी के अहले खाना दस्तावेज जारी करने के लिए ज़िला कलेक्टर को एक अर्जी पेश करेंगे। दरअसल गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह ने मरकज़ को सख्त फटकार लगाई थी और कहा था कि हुकूमत जब तक कोई इक़दाम उठाएगी तब तक तो तीसरी लहर भी गुजर चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक अमल दरामद की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली समाअत 13 सितंबर को की जाएगी। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर पिछले साल क्रैश हुए एयर इंडिया प्लेन के पायलट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल नहीं किया था। हफ्ते के रोज़ हुकूमत की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी 257 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि पायलट की गलती के अलावा सिस्टमेटिक फेलियर के इम्कान का भी इनकार नहीं किया जा सकता। AAIB हुकूमत की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेन उड़ा रहे पायलट ने SOP को नज़रअंदाज करते हुए अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच जारी रखा और प्लेन को टचडाउन पॉइंट के बाद लैंड कराया। पायलट ने आधा रनवे पार करने के बाद लैंडिंग की। इस दौरान पायलट मॉनिटरिंग ने गो अराउंड कॉल दिया था, लेकिन वो पायलट कंट्रोल को अपने हाथ में नहीं ले पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 पिछले साल 7 अगस्त को केरल के
कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। ये प्लेन दुबई से आया था। उतरते वक्त ये रनवे से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया था। हादसे में इस प्लेन के कई टुकड़े हो गए थे। प्लेन में 190 पैसेंजर सवार थे, इनमें से 20 की जान चली गई थी। मरने वालों में 2 पायलट भी शामिल थे। हादसे में कई लोग जख्मी हुए थे। कोझिकोड एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। केरल के 4 एयरपोर्ट्स में यहाँ सबसे छोटा रनवे है। टेबल टॉप यानी ऐसा एयरपोर्ट जो किसी पहाड़ी के ऊपर है और जहाँ रनवे का एक सिरा या दोनों सिरे ढलान पर होते हैं। ऐसे एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम के दौरान हादसे का खतरा रहता है। ऐसे एयरपोर्ट पर जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है तो रनवे पर पानी जमा होता है और पहले लैंड हो चुके प्लेनों को टायर के रबर डिपॉजिट्स की वजह से प्लेन के रनवे से फिसल जाने का खतरा रहता है। इसे इको प्लानिंग भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार योगी हुकूमत के एक इश्तिहार के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हमलावर हो गई हैं। अंग्रेज़ी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में शाये इश्तिहार में जिन तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है वो मगरबी बंगाल के कोलकाता से ताल्लुक़ रखती हैं। इस मामले पर टीएमसी, समाजवादी पार्टी वगैरह ने बीजेपी पर तंज किया। टीएमसी ने उत्तर प्रदेश और बीजेपी के विकास यानी तरक्की के दावों को खोखला करार देते हुए सियासी हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट और ममता बनर्जी के भतीजे ने योगी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी को बदलने का मतलब ममता बनर्जी की क़यादत में बंगाल में किए गए बुनियादी ढांचे से तस्वीर को चोरी करना और उन्हें अपने इश्तिहार में इस्तेमाल करना है। ऐसा लगता है कि डबल इंजन मॉडल बीजेपी की सबसे मजबूत सूबे में बुरी तरह नाकाम हो गया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले पर योगी हुकूमत को निशाना बनाया और एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि वज़ीर आला योगी के झूठ की फिर पोल खुल गई है। इश्तिहारात में अवाम का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना किया हुआ कोई काम नहीं है तो कलकत्ता में तामीर शुदा फ्लाईओवर की तस्वीर छापकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये शर्मनाक है और बीजेपी हुकूमत झूठ बोलने में नंबर 1 है। वहीं आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी योगी हुकूमत के इश्तिहार पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा विकास न सुना होगा न देखा होगा। कोलकाता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे वज़ीर आला आदित्यनाथ जी, भले ही इश्तिहार में ले आए लेकिन लाए तो। बाद में इंडियन एक्सप्रेस की जानिब से योगी हुकूमत के इश्तिहार पर वजाहत पेश की गई। अखबार ने ट्विटर पर लिखा कि अखबार के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जरिए तैयार करदा उत्तर प्रदेश के इश्तिहार के कवर को नादानिस्ता तौर पर एक गलत तस्वीर शामिल हो गई। इस गलती पर हम माजरत खा हैं। तस्वीर को अखबार के तमाम डिजिटल एडिशन से हटा दिया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 दिन गुजारने के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज अपनी वालदा के पार्लिमानी हल्के रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली ज़िले में बॉर्डर में दाखिल होते ही प्रियंका ने सबसे पहले चोरवा में वाक़े हनुमान मंदिर में दर्शन किया और पूजा पाठ की। उन्होंने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी की रायबरेली आमद पर इस्तकबाल की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के रायबरेली के नुमाइंदे के शर्मा के हाथों में है। उन्होंने गुज़िश्ता 3 दिनों में रायबरेली में बैठकर ग्राम पंचायत से लेकर न्याय पंचायत तक ज़िले सतह की कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के साथ मीटिंग की। प्रियंका की आमद की खबर जैसे ही कांग्रेस कारकुनों तक पहुंची, रायबरेली की सड़कें होर्डिंग और बैनरों पोस्टरों से भर गईं। प्रियंका गांधी रायबरेली में 2022 के इंतखाबात के लिए गौर खौस करने के लिए आ रही हैं। वो ग्राम पंचायत से लेकर न्याय पंचायत और साबिक़ अरकान असेंबली के साथ साथ मुमकिना उम्मीदवारों के साथ भी मीटिंग करेंगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मुल्क में नौकरियों की सूरत हाल के हवाले से मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जिस किसी के पास नौकरी ही नहीं है तो फिर उसके लिए क्या इतवार और क्या सोमवार। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का तरक्की का मॉडल ही ऐसा है कि संडे और मंडे का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत का विकास ऐसा कि इतवार सोमवार का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे क्या मंडे। दरअसल राहुल गांधी ने उस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें अमरीकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने हिंदुस्तानी बाज़ार से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया। इससे पहले कुछ सालों में दूसरी ऑटो कंपनियां मसलन फिएट, मैन और जनरल मोटर्स भी अपना धंधा बंद कर चुकी हैं। राहुल गांधी ने जिस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया उसमें दावा किया गया है कि फोर्ड कंपनी की जानिब से हिंदुस्तान में अपना कारोबार समेटने से 4000 छोटी बड़ी कंपनियां मुतासिर हो सकती हैं और बहुत से लोगों की नौकरियां ख़तरे में आ जाएंगी। इससे पहले 10 सितंबर को कौमी शुमारियाती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए बेरोज़गारी के आदाद और शुमार पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क का विकास करके इसे एक आत्मनिर्भर अंधेर नगरी बना दिया है।
दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर मुंतखब हुए हैं। ये फैसला इतवार को आम आदमी पार्टी के 9 मुंतखब कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिया गया। कौमी एग्जीक्यूटिव ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सीनियर लीडर पंकज गुप्ता को कौमी जनरल सेक्रेटरी और एनडी गुप्ता को कौमी खजांची मुंतखब किया। कौमी एग्जीक्यूटिव के मुंतखब करदा कौमी कन्वीनर, कौमी जनरल सेक्रेटरी और कौमी खजांची की मुद्दत 5 साल की होगी। काबिल ज़िक्र है कि आम आदमी पार्टी की कौमी काउंसिल का इजलास कल डिजिटल तरीके के जरिए मुनक़िद हुआ था। इस मीटिंग की सदारत आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने की, जिसमें पार्टी के तमाम सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में 34 नए कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इंतखाब किया गया। उन एग्जीक्यूटिव मेंबरान में आपके सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इमरान हुसैन, राजेंद्र पाल गौतम, राघव चड्डा, आतिशी राखी बिरला वगैरह शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला के कफरनार बहक इलाके में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद एक शख्स लापता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। ये इलाका शहर से बहुत दूर है और यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी भी कमज़ोर है। श्रीनगर के खानियार में इतवार को एक मुश्तबा जंगजू ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर नज़दीक से गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि खानियार में इतवार को दोपहर के वक्त एक जंगजू ने पुलिस सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर साकिन कलमोना कपवारा पर नज़दीक से गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी अरशद अहमद को पहले श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल और फिर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया, लेकिन वो ज़ख्मों से जानवर न हो सके। इस दौरान पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जारी की, जिसमें एक मुश्तबा जंगजू को पीछे से आकर राह चलते सब इंस्पेक्टर को बिल्कुल नज़दीक से गोलियां मारते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए ने बताया कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है और तमाम चेकिंग पॉइंट्स को अलर्ट कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग के इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। हिंदुस्तान ने टोक्यो पैरालंपिक में 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। ये किसी भी पैरालंपिक में हिंदुस्तान का बेहतरीन मुजाहरा है। टीम के वापस लौटने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का वीडियो इतवार के रोज़ जारी किया गया। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें स्कूल ने 3 बार दाखिला नहीं दिया था। ओलंपिक में सिल्वर जीतने के बाद उन्हें अब पीएम के बाजू में बैठने का मौका मिला। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी पैरा एथलेटिक्स ने टोक्यो में बेहतरीन मुजाहरा किया, आगे भी वो अच्छा मुजाहरा करें, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी अपने पैरा एथलेटिक्स के साथ हैं। पीएम इससे पहले टूर्नामेंट के दौरान भी एथलीटों के मुजाहरे पर पहली नज़र बनाए हुए थे और उनकी लगातार हौसला अफजाई कर रहे थे। जो दिव्यांग जनों के कोचेज हैं उनका एक वर्कशॉप करना चाहिए, उनके अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अलग, और मैं तो मानता हूं कि अच्छी किताब बन सकती है, एक अच्छा गाइड आप तैयार कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रकार से इनको ऐसी समस्या तो ऐसे हैंडल करना चाहिए, निराशा है तो ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों को हैंडल किया होगा। कभी कभी माँ बाप को भी गाइड कर सकते हैं एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली देखता हूँ कि सरल काम नहीं है जी। राम राम सर, मैं कशिश आगरा हूँ और मेरी एज 17 इयर्स है और मैं पैरा एथलेटिक्स 3 साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की वजह से, जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरी फैमिली ने, तो मैं इंडियाज़ यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल पाया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी। तो मैं बोलती, मेरा वो बचपना था, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा दो, उनसे मिलना है। तो सर मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए, 2014 से लेकर
और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। जो बच्चे होते हैं ना, वे जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आवाज होती है। तुमने 11 साल की उम्र में जो बोला वो तुम्हारी सोच नहीं होगी, कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशीर्वाद बन गए मेरे लिए। मेरा भी सपना है सर, मैं रियो में 6th रहा था, अब मैं 5th हूँ, तो कभी ना कभी मैं मेडल जीतूंगा और आपसे मेडल के साथ मिलूंगा, ये मेरा सपना है। जो दिव्यांग अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में मामूली कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 4,29,931 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। इसी दौरान 7,290 लोगों की मौत हुई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 22,52,99,570 हो गई, जबकि इससे मरने वालों की तादाद 46,41,625 हो गई। अब तक 20,18,52,314 अफराद ने कोरोना को मात दी। हालांकि अब भी दुनिया भर में 1,88,05,631 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 31,287 लोग मुतासिर हुए हैं। 37,880 मुतासरीन इस बीमारी से ठीक हुए, जबकि 338 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हफ्ते के रोज केरल में 20,487 मामले सामने आए। यहाँ 26,155 लोग ठीक हुए, जबकि 181 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 3,075 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उन्हें आलमी बिरादरी की जानिब से मुस्बित इशारे मिले हैं और तवक्को है कि वो जल्द उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। उन्होंने एक बयान में मुतालबा किया कि तालिबान हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाए। उनका कहना है कि तालिबान ने आलमी बिरादरी के बहुत से मुतालबात पूरे कर दिए हैं। उनमें मुल्क की सलामती बरकरार रखने के वादे से लेकर ये यकीन दहानी भी शामिल है कि अफ़गानिस्तान बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा नहीं बनेगा। तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी नई काबीना का ऐलान किया था। उसमें तालिबान के आला कायदीन को अहम वजारतें दी गई थी। काबीना में शामिल वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। अमेरिका ने उन्हें नामजद दहशतगर्द करार देकर उनके बारे में मालूमात फराहम करने वालों के लिए $1 करोड़ का इनाम मुकर्रर रखा है। ताहम तालिबान ने सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम अमेरिका की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल होने पर भी अफसोस का इजहार किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में अमेरिका से मुतालबा किया था कि वो सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम अपनी ब्लैक लिस्ट से हदफ कर दे। अफगानिस्तान की नई उबूरी काबीना में एक भी खातून शामिल नहीं है और ख़वातीन के उमूर की वजारत को बज़ाहिर ख़त्म कर दिया गया। तालिबान ने नेकी के फ़रोग़ और बुराइयों की रोकथाम के लिए वजारत के तौर पर अखलाकी पुलिस को फिर से बहाल कर दिया है। आलमी बरादरी ने तालिबान से मुतालबा किया था कि वो एक जामे और मशमूला हुकूमत तश्कील दे जो तमाम अफ़गानों की नुमाइंदगी करती हो और वह ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तालिबान के 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद किसी भी मुल्क ने अभी तक उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। वाइट हाउस ने गुज़िश्ता माह कहा था कि अमेरिका या उसके इत्तेहादी तालिबान हुकूमत की क़ानूनी हैसियत को तस्लीम करने के बारे में जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। ताहम क़तर और पाकिस्तान ने दुनिया पर जोर दिया है कि वो तालिबान को तनहा ना छोड़ें, उनकी हुकूमत को तस्लीम करें और अशरों पर मुहित जंग से मुतासिर अफ़गानों की मदद करें। तालिबानियों ने पंजशीर में एक नौजवान को उसके घर से निकालकर सड़क पर दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। अफगानिस्तान की न्यूज़ पोर्टल के मुताबिक तालिबान का इल्ज़ाम है कि यह नौजवान पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस की फ़ौज में शामिल था। हालांकि मरने वाले का दूसरा साथी तालिबानियों को उसका ID कार्ड दिखाता रह गया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी जान ले ली। इससे पहले तालिबानियों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले पंजशीर छोड़कर भाग गए। वहीं पंजशीर के लड़ाकों ने कहा था कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। नॉर्दर्न अलायंस और रेसिस्टेंस फोर्सेस के सरबराह अहमद मसूद ने कहा था कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का दावा झूठा है, हमारे लड़ाके अभी भी उनका मुकाबला कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले ने भी एक हफ़्ता पहले एक वीडियो जारी कर पंजशीर से भागने की बात की तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि वो आखिरी सांस तक तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। इससे पहले तालिबानियों ने उनके बड़े भाई की पंजशीर में उनका कत्ल कर दिया था। तालिबानियों ने उनके ख़ानदान
को लाश देने से भी मना कर दिया। तालिबान ने कहा था कि उनकी लाश सड़ जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि तालिबान को शामिल करना और अफ़गानों को इंसानी इमदाद मुहैया करना इंसानी तबाही और माशी कसादबाज़ारी दोनों से बचने के लिए अहम है। गुतरेस ने तालिबान को मौसर ढंग से शामिल करने के लिए ममालिक की अहमियत पर जोर भी दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि 1947 से अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान में है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का उन लोगों की इंसानी इमदाद करने में अहम किरदार है जो अब मायूसी की सूरत हाल में है। गुतरेस ने अफ़गानिस्तान में UN इमदादी मिशन के बारे में कहा कि मुल्क की मौजूदा बेयकीनी के पेश नज़र नए इंतज़ामात करना मुश्किल होगा। I am an engineer. I believe in the infinite capacity of the human mind to solve problems. When we work together, there is no limit to what we can achieve. My report on our common agenda is a starting point for our joint efforts to improve global governance together on foundations of trust, solidarity, and human rights to fulfill the hopes and expectations of the people. I am an engineer. I believe in the infinite capacity of the human mind to solve problems. When we work together, there is no पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अफ़गानिस्तान के हालात को लेकर चीन समेत कुछ दूसरे मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के सरबराहों से मुलाकात की है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक न्यूज़ एजेंसी ने एक खबर दी है। पाकिस्तानी अखबार द पाकिस्तान ऑब्जर्वर के मुताबिक ISI चीफ ने चीन के अलावा रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ से भी मुलाकात की है। ISI चीफ की इस मुलाकात की बहस इसलिए हो रही है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबानी हुकूमत बनवाने में पाकिस्तान का ही हाथ माना जा रहा है। वहाँ हुकूमत के ऐलान से पहले ISI चीफ ने काबुल का दौरा भी किया था और ऐसी रिपोर्ट थी कि उनके दखल से ही तालिबानी हुकूमत में दहशतगर्द तंजीम हक्कानी नेटवर्क के अरकान को अहम ओहदों पर बिठाया गया था। उधर पंजशीर की लड़ाई में भी पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया था। लेबनान में इस वक्त शदीद बहरान है। पानी 8 तो खाना 6 गुना महंगा हो गया है। खाने के सामान से लेकर डीजल, पेट्रोल, गैस और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए लोगों को 4 से 6 घंटे तक क़तार में लगना पड़ रहा है। एक साल पहले तक जो ब्रेड 1000 लेबनानी पौंड यानी करीब 48 रुपये में मिलती थी, अब वो 6000 लेबनानी पौंड यानी करीब 288 रुपये में मिल रही है। सरकारी सप्लाई वाली बिजली 24 घंटे में 1 घंटा आ रही है। दफ्तरों का कामकाज 1/3 हो पा रहा है। कोरोना के बीच सेहत खिदमात गड़बड़ा गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये हालात 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों से चली आ रही हैं। इन सब के बीच जुमेरात के रोज़ लेबनान में नजीब मिकाती नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। वो मुल्क के सबसे अमीर इंसान हैं। वो इस ओहदे पर 2 बार रह चुके हैं। उनके साथ कैबिनेट के कुछ अरकान का ऐलान भी किया गया है। बता दें कि बीते साल 4 अगस्त को बैरूत में हुए एक बड़े धमाके के बाद लेबनान से एक वर्किंग फंक्शनल गवर्नमेंट चली गई थी। इस धमाके में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद मुल्क में सियासी खींचातान के चलते कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी। मजबूरन पार्लियामेंट ने 3 वज़ीर-ए-आज़म को तय किया जिनके भरोसे से मुल्क चल रहा था। जनवरी में 1000 लेबनानी पौंड में मिलने वाले 1 लीटर डीजल पेट्रोल अब 6500 लेबनानी पौंड फ़ी लीटर हो गया है। मुल्क की 78% आबादी गरीबी का सामना कर रही है। इस बहरान से बहुत बुरे हालात वहाँ बन चुके हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए चीना चपटी और हाथापाई पर लोग आगे उतर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंतबाह दिया है कि लेबनान इस वक्त दुनिया में बीते 150 सालों में सबसे ख़राब हालत में है। लेबनान में पिछले 2 साल से माशी बहरान के चलते हालात और बिगड़ गए हैं। इतना ही नहीं, मुल्क के अलग अलग इलाकों में हज़ारों लोग मुजाहरे कर रहे हैं, दंगे भी हो रहे हैं। ये लोग मकामी हुकूमत से अपने लिए महफूज ज़िंदगी और खाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि नॉर्दर्न सिटी त्रिपोली और दीगर जगहों पर फ़ौज को तैनात करना पड़ गया है। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि फ़लस्तीनी रॉकेट हमले के बाद उसकी फ़िज़ाइया ने गाज़ा की पट्टी में बमबारी की है। खबर एजेंसी
राइटर्स के मुताबिक इतवार को इजरायली फ़ौज ने गाज़ा पर फ़िज़ाई हमलों के बारे में बयान जारी किया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान उस वक्त इजाफा देखने में आया जब 6 फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद इसराइल की महफूज तरीन जेल को तोड़कर फ़रार होने में कामयाब हुए। इसराइली जेल से फ़रार होने वाले 6 में से 4 फ़लस्तीनी कैदी दोबारा गिरफ्तार हुए। इसराइल की फ़ौज ने फ़रार होने वाले 6 में से 4 फ़लस्तीनी कैदियों को दोबारा हिरासत में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक जुमे को जब इसराइली फ़ौज ने फ़रार होने वाले 2 कैदियों को गिरफ्तार करने का ऐलान किया तो गाज़ा से इसराइल में रॉकेट फायर किए गए। इससे अगले दिन मज़ीद 2 मफरूर कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी पर भी हमास ने इसराइल में रॉकेट दागे। इसराइल की फ़ौज ने बयान में कहा कि इसकी फ़िज़ाइया ने गाज़ा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। अभी तक जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है। ख्याल रहे कि गाज़ा की पट्टी में हमास की इंतज़ामिया सरकारी मामलात को देखती है। याद रहे कि रवां साल मई में हमास के रॉकेट हमलों में 13 इसराइली हलाक हुए थे, जबकि इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 250 फ़लस्तीनी मारे गए थे, जिसके बाद 11 दिन तक जारी रहने वाले हमले मिस्र की कोशिशों से एक माहदे के तहत बंद किए गए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों की जांच से मुतालिक पहले दस्तावेज जारी किए हैं और हाईजैकर्स के लिए सऊदी हुकूमत की मुश्तबा मदद को भी आम किया है। FBI ने कहा है कि 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्दाना हमलों से मुतालिक बाज़ दस्तावेजात के D क्लास फैक्शन जायजे पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 3 सितंबर 2021 को दस्तखत किए थे और उन दस्तावेजात को उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जवाब में आम किया जा रहा है। FBI इलेक्ट्रॉनिक मौसलाती दस्तावेजात हफ्ता 4 अप्रैल 2016 को जारी किए गए थे। ये दस्तावेजात मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते को जाहिर करते हैं कि 9/11 तैयारों को हाईजैक करने वाले 2 अफराद का अमेरिका में सऊदी इत्तेहादियों से रब्ता हुआ था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सऊदी हुकूमत इस साजिश में मुलविस थी। अमेरिका में 9/11 के मुतासरीन के ख़ानदानों ने तवील अरसे से हुकूमत से जो सऊदी दहशतगर्द हो सकते हैं उनके रवाबित से मुतालिक मालूमात आम करने की गुजारिश की थी, जिन्होंने 9/11 हमले अंजाम दिए थे। चीन के सरकारी मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने अंदेशा जताया है कि अमेरिका में 9/11 जैसे दहशतगर्द हमले फिर से हो सकते हैं। यह अंदेशा उन्होंने 9/11 हमले के 20 साल पूरे होने के मौके पर लगाया। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर का हमला 19 दहशतगर्दों का किया गया खुदकश हमला था, लेकिन ये दहशतगर्द का खुदकश हमला नहीं था। दहशतगर्द दूसरे हमले के लिए ताकत जुटाएंगे। वक्त बताएगा कि चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने वाला अमेरिका भूल कर रहा है। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे मजालिम को लेकर अमेरिका के हामी मुल्कों ने भी चीन पर पाबंदियां लगाई हैं। इसी बीच 11 सितंबर के हमले की 20वीं एनिवर्सरी पर चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान झाओ लिजियान ने कहा है कि अमेरिका को अपनी सोच और सियासी फ़ायदे की बुनियाद पर दहशतगर्दों को डिफ़ाइन करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द ही होते हैं। सियासी फ़ायदे को देखते हुए दहशतगर्दों को डिफ़ाइन करने का मतलब है कि दहशतगर्द सरगर्मियों की अनदेखी करना, जिसकी वजह से आलमी सतह पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ साझी लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है। रिलायंस जियो ने अपने पहले स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री को फिलहाल टाल दिया है। इसकी बिक्री पिछले जुमे के रोज़ यानी 10 सितंबर से शुरू होनी थी। अब इसकी बिक्री दिवाली के आसपास शुरू की जाएगी। कंपनी ने बताया कि स्मार्टफोन का भी एडवांस ट्रायल चल रहा है। इस साल दिवाली 4 नवंबर को है, यानी तब तक इस फ़ोन को ख़रीदने वाले ग्राहकों को इंतज़ार करना होगा। हालांकि कंपनी ने इस फ़ोन की कीमत और डिलीवरी को लेकर कुछ नहीं बताया। ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर की सप्लाई का असर जियो फोन नेक्स्ट पर हुआ। शायद इसी वजह से इसकी बिक्री की तारीख को भी आगे बढ़ाया गया है। कंपनी ने भी कहा कि दिवाली तक मिलने वाले एक्स्ट्रा टाइम से इंडस्ट्री के मौजूदा हालात ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से निपटने में भी मदद मिलेगी। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर की सप्लाई ताइवान की कंपनियों की जानिब से की जाती है। इस सेगमेंट में उनकी 60% हिस्सेदारी है। जियो ने अपने नोट में कहा कि डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जिन्हें अब तक ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन में ही देखा गया था। इनमें वॉइस फर्स्ट फीचर्स,
शामिल हैं जिसके ज़रिए यूज़र्स अपनी ज़बान में फ़ोन को नेविगेट कर सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं। फ़ोन में बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस, लेटेस्ट एंड्रॉयड फीचर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।